Hello everyone, this is Abhishek here. Our today's topic is collection, preservation and hazards of patient. हम देखेंगे कलेक्शन कैसे करना है ब्लड का, उसको प्रिजर्व कैसे करना है और पेशेंट्स के हजार्ड्स यानी उसको क्या तकलीफ हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है, आगे चल के परेशानी क्या आ सकती है, हम वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड हजार्ड्स ऑफ पेशेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कलेक्शन। जब हम लैब में जाते हैं ब्लड कलेक्शन देने तो क्या प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं मतलब जो पेशेंट आता है तो उसके साथ क्या क्राइटेरिया से क्या हमको प्रोसेस परफॉर्म करनी है, हम वो देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पेशेंट आईडी यानी पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि पेशेंट की एज क्या है, उसका जेंडर, उसका नाम, उसका फ़ोन, उसका एड्रेस, किस डॉक्टर ने उसको भेजा है वो देखते हैं, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री, या कोई एंटीबायोटिक तो नहीं लेकर आया है वो, या अगर कोई ऐसा सैंपल देने आया है जो फास्टिंग का सैंपल हो, जैसे थायराइड हो गया या शुगर हो गया, ऐसे कोई सैंपल देने आया है तो उसको हम पहले से एडवाइस कर दो, या तो पहले पूछ लो कि भाई आप खाली पेट आए हो या कुछ खाकर आए हो। अगर फास्टिंग वाले सैंपल है तो आप उसको कल फिर से बुलाइए खाली पेट मॉर्निंग में ताकि सैंपल दे सके, और फास्टिंग वाले सैंपल नहीं है तो आप उसका सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। ये उसके पॉइंट्स हो गए। फिर उसका हो गया प्रिपरेशन, कि प्रिपरेशन क्या क्या करनी है। प्रिपरेशन में एंटीबायोटिक्स का ये देखना है हमको कि वो एंटीबायोटिक तो कोई खा के नहीं आया है, क्योंकि अगर वो एंटीबायोटिक खा के आया है तो कम से कम उसको 3 दिन का गैप चाहिए। 3 दिन के गैप के बाद वो फिर ब्लड डोनेट ब्लड सैंपल दे सकता है। एंटीबायोटिक के कारण क्या होता है, जैसे कि अगर उसको कोई इन्फेक्शन है, जैसे उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसी प्रकार का बैक्टीरिया का उसको इन्फेक्शन है और उसकी एंटीबायोटिक चल रही है, डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया है कि आप उसको ब्लड ग्रुप टेस्ट कराओ, पर क्या होता है उस दौरान अगर वो एंटीबायोटिक खा के आया है तो एंटीबायोटिक ने तो बैक्टीरिया को किल कर दिया है अंदर, तो अगर उस समय वो ब्लड देगा तो रिजल्ट तो कुछ निकलने वाला है नहीं, क्योंकि वो एंटीबायोटिक उस समय पीरियड में खा के आया है। तो इसलिए उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यू करने के लिए कि आप 3 दिन का गैप दो तब तक कि एंटीबायोटिक का असर खत्म हो जाए, और अगर कुछ भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बचा है तो टेस्ट में अपीयर हो सके, शो हो सके। इसलिए बोलते हैं कि एंटीबायोटिक डिसकंटिन्यू करके आइए अब कलेक्शन करने के लिए। अगर कभी ब्लड कलेक्शन देने जाते हैं तो हमेशा ही ध्यान रखिए कि आपने पिछले कुछ दिनों में, प्रीवियस डेज में आपने एंटीबायोटिक तो नहीं खाई है, या किसी प्रकार से अगर आप फास्टिंग का सैंपल देने जा रहे हैं तो आप खाना तो नहीं खाए, इवन चाय तक नहीं पीना है, कोई इनटेक नहीं करना है, पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाना है। जो आपने रात में खाया है, रात में खाने के बाद सीधा आप सुबह सैंपल देने जाओ, पानी पी के जाओ और सैंपल देने के बाद ही कुछ खाओ, ठीक है। ये इसका प्रोसेस है। फिर देखते हैं प्रिपरेशन, कैसे प्रिपरेशन करना है हमको। सैंपल कलेक्शन करने के पहले क्या क्या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और कैसे प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन ऑफ सैंपल कलेक्शन मटेरियल, सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रे में जमा लो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहती है। कलेक्शन ट्यूब्स और कल्चर ट्यूब्स, अगर कल्चर लगाना है उसका, या माइक्रोबायोलॉजी का टेस्ट है कोई उसका, तो कल्चर ट्यूब्स इस्तेमाल होती है। और अगर उसका इधर है जैसे बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी और अदर सैंपल्स उसके जाना है तो कलेक्शन ट्यूब्स यूज़ होती है, जो जिनको बोलते हैं अपन वाइल्स भी बोला जाता है। निडल होना, कौन सी निडल होना, डिस्पोजेबल होना, जो उसका पिस्टल होना वो डिस्पोजेबल हो, जो आप उसको यूज़ करके फेंक दो। निडल है उसको काट दो या बर्नर में जला दो निडल को, ताकि वो कोई उसको दोबारा यूज़ ना कर पाए, ठीक है। अल्कोहल स्वैब रखो, किसके लिए रखते हैं, क्लीनिंग के लिए रखते हैं। जिस एरिया में साइट में आप कलेक्शन कर रहे हो उस जगह का क्लीनिंग करते हैं। क्यों क्लीनिंग करते हैं, कंटामिनेशन हटाने के लिए। जो भी स्वेट हुआ, जो भी डर्ट जमा हुआ है या बैक्टीरिया जमा है, जो भी जमा है अल्कोहल स्वैब से क्लीन करके निकाल दो, ताकि कलेक्शन करने के समय ब्लड के द्वारा जो स्किन में जो कंटेमिनेशन है वो ब्लड के द्वारा सैंपल में ना आए और उस कंटेमिनेशन के कारण आपके रिजल्ट्स डिफेक्ट ना हो पाए, इसलिए क्लीन करते हैं, ठीक है। और ग्लव्स पहन के इसलिए रखते हैं कि ना आपका इन्फेक्शन पेशेंट को जाए, ना ही पेशेंट का इन्फेक्शन आपको आए, तो स्टेराइल रहने पाए। उसके बाद देखते हैं पेशेंट की, हमने रिक्वेस्ट फॉर्म देखे कि रिक्वेस्ट फॉर्म में उसकी क्या क्या डिटेल्स है, उसकी बिलिंग देख लीजिए कि वही पेशेंट है कि नहीं, कि रिक्वेस्ट फॉर्म किसी का हो गया और आपने पेशेंट किसी और का निकाल दिया, है ना, कि गलत किसी का रिक्वेस्ट फॉर्म तो नहीं पकड़ के खड़ा है पेशेंट। उससे पूछ लीजिए कि भाई आपका ये रिक्वेस्ट फॉर्म है, आपका फलाना नाम आप ही का है क्या, तो बोलेगा हाँ आप ही का है क्या ये रिक्वेस्ट फॉर्म, एज आप ही का है क्या ये,
आप इस डॉक्टर से कंसल्ट करा के आए हैं, तो हाँ, क्योंकि अगर धोखे से काउंटर पे वो रिक्वेस्ट फॉर्म बनवा रहा है और पेशेंट की गलती से उसने किसी और का रिक्वेस्ट फॉर्म उठा के ला लिया, तो आप तो गलत चीज़ कलेक्ट कर लोगे ना। अगर इसमें क्या होगा, एक तो गलत टेस्ट आप पेशेंट का लगा दोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो टेस्ट तो डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया ही नहीं है कराने के लिए। दूसरा, आप अपनी लैब का नुकसान कराओगे। अगर 100 रुपये का टेस्ट लिखा हुआ है अगर उसका, और उसने दूसरे पेशेंट का जिसका बाजू में हो रहा है TRF बन के रखा है, और उसका उसने धोखे से उठा लिया, अगर जानबूझ के तो कोई करेगा, धोखे से उठा लिया और उसका 1000 का टेस्ट लिखा है, तो नुकसान लैब को होगा, क्योंकि आप तो 1000 रुपये का टेस्ट उसका परफॉर्म कर चुके हो, है ना, और उसका था सिर्फ 100 रुपये का। तो जो 1000 रुपये वाला है उसका तो पेशेंट था, उसका आपको फिर से परफॉर्म करना पड़ेगा, और इसका जो है 100 रुपये का फिर से परफॉर्म करना पड़ेगा। गलती इसमें सामने वाले की नहीं है, पेशेंट की नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपने उसको बराबर पूछा नहीं है। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पढ़े लिखा पेशेंट है, अगर एजुकेटेड है तो वो तो आपको बता देगा कि ये मेरा ही रिक्वेस्ट फॉर्म है सब पढ़ के। पर जो अनएजुकेटेड लोग आते हैं, अगर जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता है, अगर गांव से कोई आ गया किसान जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता है, और सिर्फ आप पर, तो उससे आप कैसे डिटेक्ट करोगे कि भाई ये इसी का रिक्वेस्ट फॉर्म है? आप उससे वर्बल जानकारी लोगे, पूछोगे उससे, उसका नाम पता सब पूछोगे और रिक्वेस्ट फॉर्म में चेक करोगे और डॉक्टर का नाम वगैरह पूछोगे, तो बताएगा कि भाई मैं इस जगह से आया हूँ, और वो सब डिटेलिंग जब चेक करोगे आप उससे वर्बली पूछ के मौखिक रूप से, तो आप कंफर्म कर पाओगे कि भाई इस पेशेंट का जो रिक्वेस्ट फॉर्म है इसी का ही है। ठीक है, उसके बाद हमने सारी चीज़ें कलेक्शन में जो है अरेंज कर ली। अरेंज करने के बाद आप पेशेंट को पोजीशन में बैठा दो। पेशेंट को रिलैक्स होने के लिए कम से कम 5 मिनट तो दो, क्योंकि कुछ पेशेंट मतलब उनको फोबिया होता है इंजेक्शन से, वो घबराते हैं, डरते हैं, पैनिक करते हैं, झीना झपटी करते हैं। उसके कारण क्या होगा, आपको भी चोट लग सकती है, पेशेंट खुद को भी चोट पहुंचा सकता है। डराओ मत पेशेंट को ज़्यादा, क्योंकि कुछ क्या करते हैं, बहुत रूडली कलेक्ट करते हैं, हाँ जल्दी करो जल्दी जाओ, ऐसा नहीं। पेशेंट है, आपका काम है उसको एथिकली और मैनरली उसको अटेंड करना, पोलाइटली आप हर पेशेंट को डील करिए, क्योंकि आपका काम है उसको। जब आप ये प्रोफेशन में आए हो, आपने ज्वाइन किया है, तो आपका काम बनता है कि आपको पोलाइटली हर पेशेंट को डील करना है। चाहे आप दिन में 100 पेशेंट भी क्यों ना डील करते रहो, पर आपको पोलाइटली डील करना है। आप कभी ये मत भूलिए अगर मेडिकल प्रोफेशन में आने के बाद कि हम तो रोज़ का करते हैं, रोज़ के पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो अपनी पोलाइटनेस नहीं भूलना है हमको वो मेंटेन करके रखना है, हमारे एथिक्स। ठीक है, कि दोबारा कभी आपसे पेशेंट आए मिले तो ये ना बोले यार वो टेक्नीशियन से मत निकलवाओ, वो नर्स से मत निकलवाओ, वो तो बहुत बुरी तरीके से इंजेक्शन डोज देती है। इस तरीके से कभी आपको ये ना बोले, और ना ही फंसिया आना ही आपके क्लिनिक पे या आपके लैब पे या आपके हॉस्पिटल पे आना ही पसंद ना करे कि ये यार फलाने जो डॉक्टर है वहाँ पे जो नर्स है वो बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, वहाँ पे जाओ ही मत। ऐसा बहुत से जगहों पे होता है, क्योंकि आपका जो ट्रीटमेंट है, आप जो ट्रीट करते हो पेशेंट के साथ, जैसा उस समय बिहेव करते हो, उसका जो एक्सपीरियंस जब पेशेंट लेता है, अगर अच्छा रहा तो बार बार आपके पास आएगा, और या तो फिर मजबूरी में ही आएगा। अगर उस जगह पे उस एरिया पे एक है तो बेचारा मजबूरी में आएगा ही, पर मन मार के आएगा। और अगर उसके पास दूसरी सुविधा है तो कभी आपके पास नहीं आएगा आपके बिहेवियर के कारण। तो आपका जो बिहेवियर है हमेशा पोलाइट रहना चाहिए, ये एथिक्स में आ गया। पोजीशन पे अच्छे से उसको बैठाओ, अच्छे से टिक के बैठे रहना चाहिए, पेशेंट रिलैक्स रहना चाहिए, उसको सारी चीज़ें बताओ। अब कलेक्शन के पहले ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, यानी जब आप पेशेंट का ब्लड कलेक्ट करो तो किस तरीके से, किस ऑर्डर में आपको कलेक्ट करना है। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ बहुत मेन पॉइंट है, ये आपके वाइवा में पूछा जाता है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये हमेशा याद रखिए। और जब आप कलेक्शन करने, प्रैक्टिकल के समय जब आप कलेक्शन करने जाते हो जब किसी लैब में, उस समय भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको सबसे पहले क्या चीज़ में कलेक्ट करना है। अगर पेशेंट आया माइक्रोबायोलॉजी के टेस्ट के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कल्चर बॉटल के द्वारा उसका कलेक्शन करोगे। माइक्रोबायोलॉजी के टेस्ट के लिए आया, प्लस उसका सीरोलॉजी का टेस्ट है, सीरोलॉजिकल का उसका कोई टेस्ट है ना, जैसे कि उस लगाना है विडाल टेस्ट, तो ये सीरोलॉजी में आ गया। प्लस उसको बैक्टीरियोलॉजी में लगाना है, उसको कोई भी स्ट्रेप्टोकोका या स्टेफाइलोकोकस का कोई उसका टेस्ट लिखा हुआ है वो लगाना है। कल्चर बॉटल में तो आपने कलेक्ट कर लिया बैक्टीरियोलॉजी का सैंपल, पर अब सीरोलॉजी में उसको विडाल टेस्ट लगाना है, तो काय में कलेक्ट करोगे आप, प्लेन ट्यूब में करोगे, प्लेन वाइल में करोगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, प्लेन वाइल में नहीं लेना है, पहले आपको कल्चर बॉटल में लेना है। 3-4 रिक्वेस्ट फॉर्म आए अलग अलग प्रकार के लैब के, हेमेटोलॉजी के भी टेस्ट लिखे हैं उसी पेशेंट के सेम, प्लस उसके बैक्टीरियोलॉजी के लिखे हैं, बायोकेमिस्ट्री के लिखे हैं, प्लस उसके माइक्रोबायोलॉजी के जो भी टेस्ट लिखे हैं। पर आपको सबसे पहले अगर उसका माइक्रो का है और बैक्टीरियोलॉजी का है, तो सबसे पहले आपको कल्चर बॉटल में उसका सैंपल कलेक्ट करना है। उसके बाद आप
जो कलेक्शन ट्यूब है उसमें कलेक्ट करोगे और जो वायल्स है उसमें कलेक्ट करोगे। कल्चर बॉटल्स आई, कल्चर बॉटल्स को निकाला आपने, उसको डिसइंफेक्ट करो, उसको पहले पोंछ के अल्कोहल स्वैप से कल्चर बॉटल को डिसइंफेक्ट किया। उसके बाद क्या करोगे, डिसइंफेक्ट करने के बाद अपने हैंड्स को अच्छे से डिसइंफेक्ट किया वॉश करके। ये इसका प्रोसीजर ऑफ ऑर्डर बता रहा हूँ, है ना। तो कल्चर बॉटल अपने सबसे पहले आपको निकालना है कल्चर बॉटल में। कल्चर बॉटल के बाद आती है वाइल्स। वाइल्स में कौन सी आएगी, सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट किस कलर का उसका कैप होता है, स्काई ब्लू कलर का सोडियम साइट्रेट का कैप होता है। सोडियम साइट्रेट पे क्या कौन से सैंपल कलेक्ट करते हैं, पीटी और एपीटीडी जैसे सैंपल कलेक्ट करते हैं। क्या देखते हैं, कोगुलेशन फैक्टर देखने के लिए करते हैं साइट्रेट में। अगर आपने मेरी एंटी कोगुलेंट वाला जो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले एंटी कोगुलेंट कौन से होते हैं और क्या यूज़ होता है, एंटी कोगुलेंट वाला देखिए लेक्चर, और फिर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वाइल का। क्योंकि मैं एक एक वाइल का अभी आपको उसका वर्क नहीं बताऊंगा कि क्या क्या वर्क करता है, सिर्फ आपको अभी मैं ड्रॉ और ऑर्डर बता रहा हूँ कि किस ऑर्डर में कौन कौन सी वाइल में ब्लड निकालना है। कल्चर बॉटल में निकाला, कल्चर बॉटल के बाद साइट्रेट है जो कि स्काई ब्लू कलर का था उसमें निकाला। उसके बाद निकालते हैं प्लेन ट्यूब में जिसमें एंटी कोगुलेंट नहीं होता है, जिसका कैप होता है रेड कलर का। प्लेन ट्यूब में निकाला, प्लेन ट्यूब के बाद निकालते हैं गोल्ड में जिसका कलर होता है येलो कलर का या गोल्ड कलर का, जिसका कैप होता है, जिसको एसएसटी वाइल भी बोलते हैं। ये क्या करता है एसएसटी वाइल, इस सेल को सेपरेट करता है प्लाज्मा से, सेपरेट होने के लिए मदद करता है, सेल को सेपरेशन करता है बिना सेल के हीमोलाइज किए। सेल को बिना हीमोलाइज किए क्या करता है, सेल को और प्लाज्मा को सेपरेट करता है। जैसे आरबीसी जो होगी अलग सेपरेट हो गई और जो प्लाज्मा हो गया इसका वो अलग सेपरेट हो जाता है बिना उसको हीमोलाइज किए। इसके अंदर एक जेल रहता है जो क्लॉट जो एक्टिवेटर रहता है ना, जो क्लॉट होने से रोकता है, बस उसको सेपरेट कर देता है अलग अलग। ठीक है, ये रहा। इसको काइंडली करते हैं गोल्ड वाइल को, क्योंकि मैंने अपने एंटी कोगुलेंट पे इसको नहीं बताया था इसलिए मैं अभी इसको गोल्ड को क्लियर कर रहा हूँ। ये एलर्जी जैसे या एंटीजन एंटीबॉडी जैसे रिएक्शन जो होते हैं देखने के लिए गोल्ड वाइल में सैंपल लेते हैं। उसके बाद हो गया हिपेरिन। हिपेरिन का कलर होता है ग्रीन। कल्चर में निकाला, कल्चर के बाद साइट्रेट में निकाला, साइट्रेट के बाद निकाला आपने, साइट्रेट का कलर हुआ स्काई ब्लू कलर का। उसके बाद प्लेन में निकाला, प्लेन का कलर हुआ रेड कलर का। प्लेन के बाद निकाला, ठीक है। तो ड्रॉ ऑफ ऑर्डर में क्या देखे हमने, हिपेरिन में निकालते हैं, उसके बाद गोल्ड के बाद हिपेरिन में निकालते हैं। हिपेरिन का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। हिपेरिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट के बारे में मैंने आपको बता चुका है एंटीकोगुलेंट वाले क्लास में। मैं सिर्फ आपको ड्रॉ ऑफ ऑर्डर बता रहा हूँ, तो सिर्फ ड्रॉ ऑफ ऑर्डर समझिए यहाँ पर, ठीक है। फिर हिपेरिन के बाद निकालते हैं EDTA में, जिसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका कलर होता है पर्पल या लेवेंडर कलर भी बोलते हैं। और लास्ट में आता है फ्लोराइड या सोडियम फ्लोराइड, जिसका कलर होता है कैप का ग्रे कलर का। ये रहा ड्रॉ ऑफ ऑर्डर सैंपल कलेक्शन का। उसके बाद है कलेक्शन। अब कलेक्शन कैसे करेंगे, कलेक्शन करने आपने पेशेंट को रिलैक्स बैठा दिया, एक जगह पे पोजीशन पे बैठा दिया उसको, पेशेंट रिलैक्स है। रिलैक्स करने के बाद आप पेशेंट की वेन को फील करेंगे, है ना। पेशेंट की वेन कौन सी वेन से निकालते हैं, मीडियन क्यूबाइटल वेन से निकालते हैं। सेफेलिक, बेसिलिक और मीडियन क्यूबाइटल, ये 3 वेन होती है, पर मेनली कहाँ से निकालते हैं, मीडियन क्यूबाइटल वेन से ब्लड का कलेक्शन करते हैं, क्योंकि मोर प्रोमिनेंट होती है, ठीक है, यानी ज़्यादा खुली हुई रहती है ये, ठीक है। तो जो वेन आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही है, फील हो रही है, ज़्यादा ब्रॉड दिख रही है, उससे कलेक्ट करिए। ज़रूरी नहीं है कि जो मतलब मीडियन क्यूबाइटल है और उसी से कलेक्ट करना है। अगर वो प्रोमिनेंट नहीं दिखे, बेसिलिक सेफेलिक अगर प्रोमिनेंट दिख रही है, यानी ज़्यादा ब्रॉड या बड़ी दिख रही है, उससे कलेक्ट करिए। उसमें क्या होता है, हेमेटोमा होने का चांसेस कम रहता है, गलत कलेक्शन का चांसेस कम रहता है और इजीली ब्लड कलेक्ट हो जाता है बिना एक्स्ट्रा फोर्स के, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या, फैक्टर्स टू बी अवॉइड व्हाइल कलेक्शन, क्या क्या फैक्टर्स अवॉइड करना है कलेक्शन के पहले हमको क्या देखना है, अवॉइड हीटेड एरियाज, जला हुआ अगर कोई एरिया है पेशेंट का वो हमको अवॉइड करना है, उस एरिया से ब्लड कलेक्ट नहीं करना है। अवॉइड हीमेटोमा, हीमेटोमा हो गया हो अगर, हीमेटोमा कैसा क्या होता है, लाइसिस ऑफ आरबीसी, आरबीसी टूट जाती है और जो स्किन है ये आपकी वेन के बाहर ब्लड आ जाता है स्किन के नीचे। देखते हैं जैसे कि आप कहीं कहीं कलेक्शन के लिए जाते होंगे तो वहाँ पे लाल लाल चित्ते बन जाते हैं, हरा हरा हो जाता है कलेक्शन के बाद। वो क्यों होता है, वो हीमेटोमा हो जाता है, यानी जो वेन के बाहर है ना, वेन ने रप्चर करके ब्लड बाहर आ गया है गलत कलेक्शन की वजह से। और स्किन फोल्ड के अंदर जो टेक्नीशियन है जिसने ब्लड कलेक्ट किया, स्किन फोल्ड के अंदर घुसा दिया है
ना कि वेन के अंदर। इसके कारण क्या होता है, हीमेटोमा हो जाता है। आईवी थेरेपी, अगर उसको आईवी थेरेपी हो रही हो उसकी, यानी उसको कुछ बॉटल चढ़ी हो, कोई भी बॉटल आईवी थेरेपी चढ़ी हो, उस एरिया से आपको ब्लड कलेक्ट नहीं करना है। और अगर पेशेंट एडमिट है और उसको कोई वेन प्रोमिनेंट नहीं है, नहीं मिल रही है, तो आईवी थेरेपी को आप 20 मिनट के लिए स्टॉप करिए, उसके बाद आप उसका ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। इडिमा यानी स्वेलिंग ऑफ स्किन में अगर कोई स्वेलिंग है उस जगह पे आप अवॉइड करिए। और कीमोथेरेपी, या तो अगर उसको वहाँ पे कीमोथेरेपी चल रही हो और किसी प्रकार का वैक्सीनेशन चल रहा हो उस जगह पे, उस एरिया को अवॉइड करिए कलेक्शन के समय। ठीक है, ये रहा इसका। तो ये रहा हमारा फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जो पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन देखा, और पेशेंट की पोजीशन देख ली हमने, कैसे उसको बैठाना है, रिलैक्स करवाना है। ड्रॉ ऑफ ऑर्डर देख लिया कि कैसे किस ड्रॉ ऑर्डर में उसको निकालना है पेशेंट का। हमने साइड देख ली, कैसे कौन सी साइड से कलेक्ट करना है, और अवॉइड क्या क्या फैक्टर्स करना है हमको कलेक्शन के पहले। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अवॉइड क्या क्या करना है। एक तो फास्टिंग का सैंपल हो तो आप उसको बता दो सारी चीज़ें, तो वो सब फास्टिंग के समय आ जाएगा। और एंटीबायोटिक का भी मैंने आपको बता दिया, एंटीबायोटिक अगर लेकर आया है और कोई सा टेस्ट लिखा है तब भी हम कलेक्ट नहीं करते हैं। और ये फैक्टर्स, अगर उसको फिजिकली जो फैक्टर्स हमको अवॉइड करना है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो ये सब रहे इसका आइडेंटिफिकेशन, पोजीशन, ड्रॉ ऑफ ऑर्डर और कलेक्शन। कलेक्शन के समय क्या फैक्टर अवॉइड करना है और कौन सी वेन से अवॉइड करना है। अब इसके बाद देखेंगे हम फ्लेबोटॉमी। फ्लेबोटॉमी में आपको पूरे कलेक्शन की प्रोसेस आ जाएगी, कैसे कलेक्शन की प्रोसेस आती है, और हजार्ड्स ऑफ पेशेंट, यानी पेशेंट को मतलब आगे क्या हजार्ड्स हो जाते हैं कलेक्शन करने के बाद, क्या क्या तकलीफें उसको होती है, और फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से पैरामीटर में, और कौन कौन सी गलतियाँ जो पैरामीटर्स होते हैं कलेक्शन के जो टेस्ट लगाने के लिए, तो वो क्या क्या पैरामीटर्स अफेक्ट होते हैं क्या क्या चीज़ों के कारण, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके।